ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था, न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवता का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है? आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है। बस एक ही बात मिलती है, बृहद्रथ की हत्या या बौद्ध भिक्षुओं की हत्या। शुंग को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सज्जन हैं, वे सभी लोग शुंग काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का साक्ष्य प्रस्तुत करें। अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम करना छोड़ दे, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद से होता है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिला है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र के कार्यकाल में यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं या चित्र संख्या 23 में देखें। इन सभी बातों को आज भी दबा नहीं सकते हैं, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं। संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ था, जबकि पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। अपितु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्यकाल का भी काफी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है, लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक ऋचाओं से परिपूर्ण कौन सा साक्ष्य उनमें मौजूद है, जिससे आज यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक का जो विशाल मगध देश की क्षेत्र सीमा थी, वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सीलोन तक फैली थी। लेकिन उसके विपरीत बृहद्रथ के समय का जो देश का क्षेत्रफल था, वह सिमटकर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया था। शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का आधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भूभाग पर ही बृहद्रथ की राजसत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति शुंग था और उसका मंत्री वासुदेव कणव था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था, जिसकी वजह से उसके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी ज्यादा सिमटकर छोटा होते हुए आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री वासुदेव कणव ने भी देवभूति शुंग की हत्या करके शुंग साम्राज्य का खात्मा करते हुए अपने आप को कणव वंश का सम्राट घोषित किया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कणव वंश भी ज्यादा वर्षों तक मगध की गद्दी को बचाए नहीं रख सका। उसका अंतिम शासक सुश्मी कणव था। कणव के क्षेत्र को चित्र संख्या 24 में देखें। जल्द ही मध्य एशिया के विदेशी हिंद बैक्टीरियाई यूनानी शासकों ने आक्रमण करते हुए भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर आज के कुछ तथाकथित लेखक किसको विदेशी आर्य साबित करने पर तुले हुए हैं। मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों में शक, पहलव और कुषाण का नाम प्रमुखता से आता है, परंतु ये सभी भारत के बौद्ध संस्कृति से ऐसे घुल मिल गए कि आगे भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी महामानव गौतम बुद्ध की परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए अमिट छाप छोड़ गए थे। आज आप इन बातों को उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां गंधार कला या मथुरा कला की मिलती है, सभी इन्हीं सम्राटों के काल में निर्मित मूर्तियां हैं। मूर्ति बनाने की कला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुभारंभ इन्हीं यूनानी और कुषाण शासकों ने किया। भारत में इसके पूर्व मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति या किसी अन्य की मूर्ति का प्रचलन कतई नहीं था।
स्वयं सम्राट अशोक ने भी बिहार के बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनवाई थी। मार्गदाता गौतम बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिर्फ वहां पर उनके बैठने वाले स्थान का सौंदर्यीकरण कराते हुए मार्गदाता का सांकेतिक रूप से चरण चिन्ह का निर्माण करवाया था। चित्र संख्या 25 में बैठने का स्थान और चित्र संख्या 26 में चरण चिन्ह को देख सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आज जिस पंचांग पर वैदिक कर्मकांड टीका हुआ है, उस पंचांग के निर्माता ये शक शासक ही है, जिसका आरंभ ईसा से 78 ईस्वी के बाद किया गया था, जिसे आज शक संवत पंचांग कहते हैं। यानी कि इसके पहले वेद और वैदिक संस्कृति वाले लोगों को दिन और महीने जानने का कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन आज अपने को विश्व का ज्ञाता बताते हुए उसी शक संवत पंचांग से अपने सभी देवी देवता का जन्म और विवाह का दिन बताते हुए सभी समारोहों का आयोजन करते हैं। शक सम्राट का लिखित ताम्रपत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। शक संवत पंचांग को स्थापित करने का श्रेय इसी शक वंश को जाता है, लेकिन इनके कार्यकाल में किसी भी वेद और वैदिक ऋचाओं से युक्त किसी भी मंत्र का साक्ष्य नहीं मिला है। आज शक शासकों को अपने व्यवस्थित शासन और योग्य कार्यों की वजह से माना जाता है। इन्होंने उस समय भारतीय जनमानस की भलाई हेतु कई कल्याणकारी परियोजनाओं स्थापित किया था, जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने हेतु जलाशय का निर्माण प्रमुख है। उन सभी कार्यों को करते हुए सभी जगह लिखित शिलालेख भी स्थापित किए, जो आज खुदाई से प्राप्त हुए हैं।